वेलकम टू इनसाइट। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा हमेशा से विद्रोह की धुरी रहा। अब कुछ कैटलिस्ट थे, जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है, यानी कि ऐसी चीज जो किसी भी प्रोसेस को तेज कर दे। जैसे नींबू डाल दिया दूध में तो पनीर बहुत जल्दी बन जाएगा। और क्रूसिबल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बहुत एक्सट्रीम हीट में या एक्सट्रीम प्रेशर में किसी चीज को एक नया रूप दिया जाए। जैसे क्लासेस में एक नया रूप दिया जाता है, एक इंसान को उसे एक अच्छा सिटीजन बनाया जाता है। तो जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, एन 29 डिग्री 35 ईस्ट, 76 डिग्री 59, ये आज़ादी के मुख्य केंद्र या फ्रीडम मेरिडियन है। ये उस जगह को दर्शाता है जो पानीपत करनाल रीजन के आसपास आती है। ये बेल्ट भारत के इतिहास की बहुत सी डिसाइसिव बैटल, जैसे पानीपत के 3 युद्ध, 1857 की लड़ाई या इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं इस जगह पे हुई हैं। इसलिए इसे फ्रीडम्स मेरिडियन कहा जाता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल आ गया, यानी अंग्रेज राजा रानी के हाथ में चली गई सारी पावर। और अंग्रेजों ने आते ही बदला लेने के लिए मैप को दोबारा बना दिया। हरियाणा के इलाकों को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से हटा के पंजाब प्रोविंस में ट्रांसफर कर दिया और फिर इसे दो भागों में काट दिया, हिसार डिवीजन और दिल्ली डिवीजन। और इस पूरे प्रशासन को मैनेज करने के लिए एक डिप्यूटी कमिश्नर को बिठाया, जो दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत, हिसार, सिरसा और रोहतक को देखता था। अब यहाँ अंग्रेजों ने दो पॉलिसी अपनाई। पहली थी वफादार लोग, जो अंग्रेजों के वफादार थे, द लॉयलिस्ट। जींद, नाभा और पटियाला की रियासतों ने अंग्रेजों का जो साथ दिया था, उनको मिली थी लैंड, उनको मिली थी कुछ छूट या कुछ फायदे, वो थे लॉयलिस्ट। और दूसरे थे बागी, विद्रोही या डेफिएंट। ये वो स्टेट थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, विद्रोह किया था। उनकी जमीनों को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था या छीन लिया था, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में कवर किया है। अब बात करते हैं एक गुप्त क्रांति की, द वहाबी नेटवर्क, क्लैंडस्टाइन रेजिस्टेंस। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है छिपा हुआ या गुप्त, और रेजिस्टेंस मतलब विद्रोह। एक ऐसा विद्रोह जो छिपा हुआ था या गुप्त था। गुप्त इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों ने पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब इस मूवमेंट का एम था हथियारबंद लड़ाई या जिहाद और रिलीजियस रिफॉर्म, यानी धार्मिक सुधार। इसका जो हेडक्वार्टर था वो बिहार के पटना में था, पर इसका जो मुख्य भंडार, जहां हथियार या सामान रखा जाता था, वो हमारे थानेसर में था, हरियाणा में। पानीपत में इसको मौलवी मोहम्मद कासिम देख रहे थे और अंबाला में मोहम्मद शफी। तो मोहम्मद शफी का काम था यूरोपियन कैंटोनमेंट, यानी फौजी छावनियों या मिलिट्री स्टेशन तक, नौशेरा तक सप्लाई लाइन पहुंचाना। पर अफसोस 1863 से 1864 में अंग्रेजी जासूसों ने इस नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया था और थानेसर के मोहम्मद जाफर को अरेस्ट किया गया और अंबाला के कमिश्नर ने उन पर मुकदमा चलाया, जिससे ये रीजनल मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। हरियाणा में समाज को जगाने का काम किया था आर्य समाज ने, जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। वो 1878 में अंबाला आए और 1888 में रेवाड़ी गए। रेवाड़ी में उन्होंने राव युधिष्ठिर सिंह के कहने पर गौशाला बनाई, जो आर्य समाज का बेस बन गई। बड़े बड़े लीडर्स इसके साथ जुड़े, जैसे लाला लाजपत जी ने हिसार को अपना बेस बनाया था। भगत फूल सिंह जी ने रोहतक में दलित भाई बहनों, जिन्हें अनटचेबल भी कहा जाता था, उनके अपलिफ्टमेंट या भलाई के लिए काम किया, फूल सिंह जी ने। उसके बाद राम जी लाल हुड्डा जी ने जाट के बीच इस आइडियोलॉजी को फैलाया और शुद्धि सभा चलाई, जिसके मतलब ये था कि धर्म में आप वापस लौट सकते हो अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो। इनका मेन फोकस चार चीज़ों पर था। एग्रेरियन इक्वालिटी, यानी किसानों में बराबरी। इरेडिकेटिंग सुपरस्टिशन, यानी अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास को उखाड़ फेंकना। विडो रिमैरिज, विधवा विवाह। और विमेन्स एजुकेशन, यानी महिला शिक्षा। चलिए इस टेबल की मदद से हम तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है वहाबी मूवमेंट। ओरिजिन था सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। थानेसर, पानीपत और अम्बाला इसके मेन सेंटर थे।
और इनका कोर ऑब्जेक्टिव था धर्म को दोबारा जगाना, यानी इस्लामिक रिवाइवलिज्म, और अंग्रेजों के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस यानी हथियारबंद लड़ाई। उसके बाद हमने आर्य समाज किया था, इसे दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में शुरू किया था। रेवाड़ी, हिसार, रोहतक इसके मेन सेंटर थे। इनका काम था जातिवाद, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं उसको खत्म करना, शुद्धि मूवमेंट चलाना और अग्रेरियन सोशल अपलिफ्टमेंट करना, यानी किसानों को अपलिफ्ट करना। ये हम अभी कर चुके हैं। उसके बाद सनातन धर्म सभा आई, जिसके फाउंडर थे पंडित दीनदयाल शर्मा जी। उन्होंने 1886 में झज्जर में इसे शुरू किया था और इसका एम था जो हिंदू वैल्यूज होती है उसको पक्का करना और सांस्कृतिक एकता लाना, ताकि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके। अब हरियाणा में एंट्री होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1885 बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, जहां 72 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि या मेंबर पहुंचे थे। वहां हरियाणा से गए थे हमारे द पायोनीर। पायोनीर मतलब जो सबसे पहले किसी नए रास्ते पर चलते हैं, पथ प्रदर्शक भी इन्हें कहते हैं। वो थे लाला मुरलीधर जी। लाला मुरलीधर जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। उसके बाद 1886 अंबाला और कोलकाता, यहाँ लाला मुरलीधर जी ने अंबाला ब्रांच की स्थापना की थी। फिर 1886 के कलकत्ता सेशन में उनके साथ पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर और बाबू बल मुकंद गुप्ता गुरियानी भी शामिल हुए। फिर 1888 द ऑरेटर, ऑरेटर मतलब जो बहुत अच्छा भाषण देता हो, वक्ता। तो लाला लाजपत राय ने हिसार में अपनी वकालत या लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी और रोहतक के चौपल देहरी में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को हिंदी में एड्रेस किया, जिसे गांव-गांव तक देशभक्ति पहुंची। 1905 की स्वदेशी मूवमेंट और हरियाणा पर असर की हम बात करेंगे अब। दो बड़े बदलाव हुए। पहला था इकोनॉमिक शिफ्ट या आर्थिक बदलाव और दूसरा था पॉलिटिकल डिफायंस यानी कि राजनीतिक चुनौती या विरोध। लाला मुरलीधर ने अंबाला में एक स्वदेशी कंपनी खोली ताकि विदेशी कपड़ों को छोड़कर अपने देश में बने कपड़ों को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जर्नलिज्म और राजनीतिक का पावर दिख रहा है। 1907 में जब लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया था तो लोग काफी नाराज थे। फिर 1909 में मोर्लेमेंटो रिफॉर्म आए। उनसे हमें मिली लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, मतलब इंडियंस को सिर्फ नाम मात्र लिमिटेड राजनीतिक पार्टिसिपेशन देना, जबकि जो असली कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था। और आई सेपरेट इलेक्टोरेट यानी धर्म के आधार पर चुनाव शुरू किए गए मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में। झज्जर के बाल मुकुंद गुप्ता ने इसका कड़ा विद्रोह किया और अपने व्यंग्य भरे ताने मारे आर्टिकल्स के जरिए, जिनका नाम था शिव शंभू का चिट्ठा। अब होने वाला था एक बड़ा जन आंदोलन, पर उससे पहले हरियाणा में क्या तैयारी हुई वो देखते हैं। अब 1913 से 1915 में अंबाला के काशीराम जी ने हरदयाल जी के साथ सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की को फाउंडिंग की। गदर पार्टी ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जो इंडिया में शासन कर रही थी, उसके खिलाफ बनाई गई पार्टी थी। वो 1914 में भारत वापस लौटे सैन फ्रांसिस्को से, पर उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया और नवंबर 1915 में उन्हें फांसी दे दी गई। वो इस देश के हरियाणा के पहले शहीद बने। उसके बाद 1915 से 1918 देखें तो पंडित नेकीराम शर्मा जी ने होम रूल एगिटेशन यानी कि अपना राज मांगने का आंदोलन, उसमें अपनी जान फूंक दी थी। उन्होंने दिल्ली के बिरला मंदिर धर्मशाला में सरकारी जो ऑर्डर्स थे उनको मानने से मना कर दिया था और एक बहुत बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से जुलाई 1918 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। मार्च 1919 में अंग्रेज एक काला कानून लेकर आए, रोवाल्ट एक्ट, जिसे भारत में कहा गया ना वकील, ना दलील, ना अपील। मतलब अंग्रेज किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल सकते थे। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी का हरियाणा की धरती के साथ पहला डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। महात्मा गांधी जी जब पंजाब जा रहे थे तो उन्हें पलवल में अरेस्ट कर लिया गया, जिससे पूरे रीजन में एक आक्रोश भड़क उठा था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था। मैस्केर का मतलब होता है निर्दोष लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, जिसने इस गुस्से को और तेज कर दिया। फिर जुलाई 30, 1919 को
गांधी जी ने फिर से हरियाणा आने की कोशिश की, पर इस बार उन्हें हिसार में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद रेलवे में काम करने वाले लोग और आम जनता ने प्रोटेस्ट को और ज़्यादा तेज कर दिया। जिसके बाद 1920 में पानीपत में पहली बड़ी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की मीटिंग होती है, जिसे लाजपत राय ने चेयर किया। इस आंदोलन के 3 मेन माध्यम थे जिन पर बहिष्कार चल रहा था। सबसे पहले पढ़ाई के क्षेत्र में यानी एजुकेशन सेक्टर में फरवरी 1921 में रोहतक के जाट हाई स्कूल और वैश्य हाई स्कूल ने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अपना रिश्ता तोड़ दिया, डिसएफिलिएट हो गए और स्टूडेंट्स राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट्स में चले गए थे। दूसरा था सिविक बॉयकॉट। तो 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड एट भारत आए, तो रोहतक म्यूनिसिपैलिटी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उनका बहिष्कार किया। उसके बाद टाइटल्स और प्रोफेशन की बात करें तो अंबाला विरोध का एक हॉटबेड बन गया था। लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट छोड़ दिए और हमारे प्यारे लाला मुरलीधर जी ने अपना इज्जतदार राय बहादुर का टाइटल भी त्याग दिया था। अब इसी बीच चोरी चोरा में एक इंसिडेंट हुआ जो गोरखपुर के पास है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान आंदोलनकारी और पुलिस के बीच एक टकराव हो गया था। पुलिस ने उस भीड़ पर फिर फायरिंग कर दी। गुस्से में आई भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिस घटना में 22 पुलिस के लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी जी को लगा कि ये मूवमेंट हिंसक हो गई है और वो हिंसा के खिलाफ थे, तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। पहले तो थे नो चेंजर्स, जो सेम चीज करना चाहते थे गांधी जी की तरह, कंस्ट्रक्टिव वर्क, खादी पे काम, पढ़ाई पे काम। दूसरे थे प्रो चेंजर्स, जिन्हें हम स्वराजिस्ट भी कहते हैं। अब इनका गोल था सरकारी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर घुसना और हरियाणा से लाला दुलीचंद जो अंबाला के थे, गणपत राय जो करनाल के थे, नेकीराम शर्मा जी जो हिसार से थे, इनमें आगे आए। रोहतक में श्रीराम शर्मा ने एक ब्रांच बनाई और एक न्यूज़पेपर निकाला, हरियाणा तिलक, 1923 में। और गुरुग्राम के शुभ चोपड़ा ने स्वराज चलाया। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 1925 के बाद चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी और लाजपत राय ने इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी बनाई। लेकिन 1927 में जब साइमन कमीशन आया, तो ये सारे अलग-अलग गुट या ग्रुप एक हो गए और रोहतक, झज्जर, भिवानी और अंबाला में इन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये साइमन कमीशन क्या है? ये कमीशन था जो स्थापित किया गया था ब्रिटिशरों द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखने के लिए कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। बट उसके अंदर दिक्कत ये थी कि जो जितने भी लोग उसके मेंबर थे वो अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय था ही नहीं। तो भारतीयों ने बोला तुम हमारे बारे में एक्ट ला रहे हो और तुम उसमें कमियां ढूंढ रहे हो और बिना हमारे, इसका क्या मतलब हुआ? तो सबने काले झंडे दिखाए और बोला कि साइमन गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज हो गया लाहौर में और लाला लाजपत राय को काफ़ी चोटें आई, जिसके कारण उनकी मौत 17 नवंबर 1928 को हो गई, जिससे आई नेहरू रिपोर्ट 1928 में। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। हरियाणा में खड़क बहादुर जी ने गांधी जी के प्रतिनिधि बनकर सत्याग्रह को फैलाया और हरियाणवी क्रांतिकारियों ने सरोजनी नायडू के साथ धरसाना सोल्ट डिपोट पर जाकर नमक कानून भी तोड़ा। और सबसे ज्यादा बल प्रयोग को दबाना रोहतक में किया गया, जहां लगभग 380 अरेस्ट हुए, जो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा थे। गौर, वैश्य और चंदूलाल एंग्लो वैदिक स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे गांव-गांव तक राष्ट्रवाद मजबूत हुआ और पलवल में गांधी आश्रम जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन मजबूत हुए। अब लोग ब्रिटिशरों के साथ-साथ राजाओं से भी निराश थे। अब रियासतों के देखें, प्रिंसली स्टेट्स को अगर हम देखें, तो जींद यहाँ का जो रूलर था रणबीर सिंह, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। राजनीतिक गतिविधियों पे उसने इतनी रोक लगा दी थी कि नरवाना में लोगों ने चुपचाप प्रजामंडल बनाया था। प्रजामंडल क्या होता था? ये जो नागरिक आज़ादी और जो बेसिक राइट होते हैं, उसके लिए एक अच्छी सरकार की मांग कर रहा था। इसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1927 गाइड कर रही थी। फिर 1935 में लोहारू में नवाब अमीनुद्दीन अहमद के रूल के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और प्रजामंडल बना।
यहाँ नवाब के रूल के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुए थे और बाद में 1947 में हिसार में इसे मर्ज कर दिया गया था। पटौदी में 1942 में नवाब इख्तियार अली खान के खिलाफ काफ़ी वायलेंट विद्रोह हुआ। दुजाना में यहाँ के नहर इलाके में लोगों ने कर ना दो यानी कि नो टैक्स मूवमेंट शुरू किया, जो सीधा नवाब के खिलाफ था। उसके बाद नारनौल, पटियाला स्टेट 1945 में यहाँ के रूलर्स के अमीर लाइफस्टाइल, लग्जूरियस लाइफस्टाइल के खिलाफ आम जनता ने बगावत कर दी और उन्होंने राजा की जो हिदायत है या उसकी जो डिक्री है या उसका आदेश, उसको मानने से मना कर दिया क्योंकि उसने जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर काफ़ी रोक लगा रखी थी। फिर 1942 में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। द न्यू वैंगार्ड, वैंगार्ड का मतलब होता है जो लीडर्स सबसे आगे आकर लीड करते हैं। इस दौरान हरियाणा के दो बड़े शेरदिल लीडर सामने आए, चौधरी देवीलाल जी और श्री मूलचंद जैन जी। उन्होंने आम जनता को इकट्ठा किया और प्रजामंडल की मांगों को क्विट इंडिया मूवमेंट से जोड़ दिया। उसके बाद आई एक शिफ्ट, टैक्टिकल शिफ्ट। इसका मतलब होता है ऐसी स्ट्रैटेजी या चाल जिसमें बदलाव किया गया हो। तो जब 8 अगस्त 1942 के बॉम्बे सेशन के बाद बड़े लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, तो ऑपरेशन छुपकर या गुप्त तरीके से चलाए गए। उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया और स्ट्राइक से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ठप कर दिया। फिर आता है एपिसेंटर, मतलब सेंटर पॉइंट। अब इस पूरे आंदोलन का जो मेन एपिसेंटर यानी कि मेन पॉइंट था वो था अम्बाला। यहाँ सबसे ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के साथ डायरेक्ट आमने-सामने झड़प या लड़ाई हुई। वहीं पे हमारे हरियाणा के हज़ारों नौजवानों ने अपना घर-बार छोड़कर देश से दूर जाकर हथियार उठाए थे, इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू। 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने रास बिहारी बोस और जापानीज मेजर इवाची फुजीवारा के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की थी और 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमांड संभाली तो आईएनए में एक नई जान आ गई थी। अब आज़ादी से ठीक पहले 1946 में पंजाब असेंबली के चुनाव के बाद एक दरार आ गई थी। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि मुस्लिम लीग को 75 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 51, अकाली दल को 22, यूनियनिस्ट पार्टी को 20 और इंडिपेंडेंट्स को 7 सीट। अब 1945 में चौधरी छोटू राम जी की डेथ हो चुकी थी, जिससे जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो कमज़ोर हो गई थी और खिज़्र हयात खान ने एक फ्रेजाइल कोalition मतलब एक कमज़ोर गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें यूनियनिस्ट, कांग्रेस और अकाली दल शामिल थे। अब इस सरकार में हमारे हरियाणा के लोकल लीडर चौधरी लाहिरी सिंह जी को भी शामिल किया गया था। जैसा बताया कि सरकार वीक थी, गठबंधन वीक था, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। तो मार्च 1947 में पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे या धार्मिक नफरत इतनी बढ़ गई थी कि खिज़्र हयात खान ने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े के बाद देश में एकदम से खाली जगह, वैक्यूम सा हो गया था, क्योंकि कोई दूसरी सरकार नहीं बन पाई। फिर 5 मार्च 1947 को गवर्नर सर इवान जेंकिंस ने पूरे प्रोविंस में गवर्नर्स रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब इस पॉलिटिकल वैक्यूम के दौरान दंगे और ज़्यादा बढ़ गए और हमारे देश में एक खूनी बंटवारा पक्का हो गया। अब इस खूनी बंटवारे में हरियाणा सेंट्रल आर्टरी था, मतलब मुख्य नस थी रास्ते की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया, जहाँ एक साथ 1,75,000 रेफ्यूजी यानी शरणार्थियों को ठहराया गया ताकि इस माइग्रेशन शॉक को संभाला जा सके। कुरुक्षेत्र से ये लोग धीरे-धीरे करनाल, पानीपत, कैथल और शाहबाद जैसी जगहों पर सेटल हो गए। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद गांधी जी ने एक और कोशिश की इस नफरत को कम करने की। 9 दिसंबर को वो पानीपत आए और सोहना आए। उनका फाइनल मिशन ये था कि एक साथ रहें सब और मोहम्मद यूनुस खान जो मेवातियों के लीडर थे उनको ये बोलना कि वो भारत छोड़ के ना जाएं। पर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो आज हमने पढ़ा कि हमारा मॉडर्न हरियाणा कैसे डुअल क्रूसिबल यानी दो धारी आग की भट्टी में तप रहा था। एक तरफ तो थे प्रजामंडल जो राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे
और दूसरी तरफ थे देश को आज़ाद कराने की जो राष्ट्रीय लड़ाई चल रही थी। तो 1857 से लेके 1947 तक हमने हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, वो आज भी जो हरियाणा की मिट्टी में महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें देखा। यहाँ कंप्लीट होती है हमारी मॉडर्न हरियाणा हिस्ट्री। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।